जी सर, अंतिम आज के कैंडिडेट हैं सुमन त्यागी। सुमन जी वीडियो ऑन करें। जी सर, नमस्ते सर। जी नमस्ते सुमन जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। सुमन जी अपना परिचय दीजिए। जी सर, मेरा नाम सुमन त्यागी है। मैं राजस्थान के पूर्वी की निवासी हूँ। मेरी जो स्कूली शिक्षा है वो मेरे गांव के गवर्नमेंट विद्यालय हर्षित से। कुमार, ऑडियो बंद करें। हर्षित कुमार। जी सर, मैंने बीएससी किया है पीसीएम में, कमला पीजी कॉलेज धौलपुर से। मैंने सर बीएड किया है और एमए किया है सर हिंदी साहित्य में एक सहपाठी विद्यार्थी के रूप में। वर्ष 2014 से मैं शिक्षा विभाग में गणित विषय की वरिष्ठ अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ सर, और कविता लिखना सर मुझे पसंद है। अच्छा अच्छा अच्छा, तब गणित की भी जानकार आप हैं और हिंदी लिटरेचर की भी जानकार आप हैं। जी सर। गणित और हिंदी लिटरेचर का कोई आपस में संबंध भी है क्या? जी सर, अगर वर्तमान परिस्थितियों में देखें तो गणित जो है एक विज्ञान विषय है और हिंदी साहित्य एक कला विषय है। दोनों में समानता नहीं मानी जाती है, लेकिन मुझे सर हमेशा से ये लगता है कि एक विज्ञान विषय वाले व्यक्ति को भी एक संवेदनशील व्यक्ति होना चाहिए, और कला इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। चलिए, इन दोनों का प्रशासन में क्या योगदान होगा, हिंदी का और गणित का? जी सर, गणित सर व्यक्ति को वस्तुनिष्ठ बनाता है। गणित में नियम होते हैं सर, जो प्रशासन में व्यक्ति को नियमों के अनुसार चलने की सीख देता है। वही कला जो है वो व्यक्ति को संवेदनशील बनाती है, क्योंकि प्रशासन व्यक्तियों के लिए ही है, जनता के लिए ही है। तो ऐसी स्थिति में कला सर व्यक्ति को संवेदनशील बनाती है। तो प्रशासन गणित और कला दोनों से मिलके और भी अच्छे तरीके से कार्य करता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्यों आना चाहते हैं प्रशासन में? आप आके क्या करेंगे? जी सर, एक तो मैंने देखा है सर कि एक शिक्षक, जो मैंने अपनी जो मेरा 6 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है सर शिक्षा विभाग में, उससे मैंने देखा कि एक प्रशासनिक व्यक्ति की जो स्वीकार्यता है वो एक शिक्षक से अधिक है सर। दूसरा ये है कि एक जो प्रशासन है उसमें व्यक्ति की जॉब सिक्योरिटी के साथ वो समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए कार्य कर सकता है। वो व्यक्ति भले ही गरीब हो, अमीर हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, सबके लिए कार्य किया जा सकता है। और तीसरा सर मेरा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास और प्रगति के लिए कार्य करना चाहिए, और इसमें सर मैं भी अपना प्रयास कर रही हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नैतिकता और कार्यकुशलता, इन दोनों में क्या अंतर होता है? जी सर, नैतिकता समाज के द्वारा मान्य कुछ अवधारणा है। समाज के द्वारा निर्धारित किए गए मूल्यों के अनुसार व्यवहार करना नैतिकता है। सर कार्यकुशलता किसी व्यक्ति को दिए गए कार्य को किस कुशलता के साथ संपन्न किया जाता है। आप नैतिक ज्यादा हैं या कार्यकुशल ज्यादा हैं? जी सर, मैं मानती हूँ कि मैं बराबर हूँ दोनों। अच्छा, दोनों में बराबर हैं। फिर भी 19-20 का अंतर हो तो क्या ज्यादा है और क्या कम है? जी सर, अभी तक मैंने इतना अनुभव नहीं किया है कि कौन ज्यादा है। अच्छा अच्छा, चलिए, मेरे सामने दो व्यक्ति हैं, एक जो नैतिक ज्यादा है, कार्यकुशल कम है, जी और दूसरा व्यक्ति जो कार्यकुशल ज्यादा है, नैतिक कम है। जी सर। मुझे दो में से एक को चुनना है, किसे चुनना चाहिए? जी सर, जो नैतिक ज्यादा है। जो नैतिक ज्यादा है उसे चुनना चाहिए। जी काम ढंग से नहीं होगा फिर कैसे चलेगा? उद्देश्य कैसे पूरे होंगे संगठन के? जी सर, जैसा कि सर कि वो कार्यकुशल ज्यादा नहीं है, कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे बिल्कुल कार्य नहीं आता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नैतिक नहीं होगा तो वहां पर समस्याएं ज्यादा होंगी, और कार्यों में जो और भी समस्याएं बढ़ जाएंगी सर, अगर नैतिकता कम होगी तो। क्या समस्याएं बताएं? जी सर, भ्रष्टाचार हो सकता है सर, और
जैसे कि जो जिनका अधिकार है उनको अपने अधिकारों की प्राप्ति नहीं होगी, गरीब के जो अधिकार आज हैं। इतना कंपटीशन है आज के दौर में, तो जो है जो ज्यादा कार्यकुशल है, ज्यादा उत्पादन कर रहा है, वो ज्यादा बेहतर है। जी नैतिकता का सर। क्या मतलब है आज के समय में? जी सर। लेकिन सर कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को नैतिक होना आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन को सामान्य रूप से जीने के लिए उसके कुछ आधार हैं, पारिवारिक हैं, सामाजिक हैं, आर्थिक हैं, मानसिक हैं, भावनात्मक हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर व्यक्ति नैतिक होगा तो अपने जीवन को सामान्य रूप से जी पाएगा सर। तो सामान्य जीवन आज कौन जीना चाहता है? भौतिकतावाद का युग है, सबको पैसा चाहिए, पैसे से सम्मान मिलता है, नैतिक होने का क्या फायदा है? जी सर। जी सर, मैं इस बात से सहमत हूँ सर। लेकिन कहीं ना कहीं भौतिकता जो है वो व्यक्ति को अवसाद की ओर और विभिन्न प्रकार की मानसिक समस्याओं की ओर ले जाने की ओर अग्रसर है। तो व्यक्ति को, अगर मेरा खुद का मानना है कि नैतिक अधिक होना चाहिए सर, भौतिकता में कम रहना चाहिए। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। ये सेक्रेटरिएट सिस्टम क्या होता है? हाँ जी सर। सचिवालय व्यवस्था, जी सर, सबसे पहले पद सोपान बताना है सर। सचिवालय व्यवस्था क्या है ये बताना है आपको। क्या काम है उसका, क्यों बनाया है हमने सचिवालय? जी सर। प्रशासन में, जी सर, जैसे कार्यपालिका दो प्रकार की होती है सर, जिसमें एक तो जैसे मुख्यमंत्री हैं और मंत्रिपरिषद है, और दूसरी जो कार्यपालिका है सर, वो जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। तो जो सचिवालय का जो मुख्य कार्य होता है सर, वो जो दूसरी जो मुख्य जो कार्यपालिका है, जो कार्यों का क्रियान्वयन करवाती है, वो कार्य सर सचिवालय के द्वारा किया जाता हमारे देश में कितने तरह के सचिवालय हैं? है। सॉरी सर, इसके मुझे चलिए कोई बात जानकारी नहीं, राजस्थान का बताइए, राजस्थान में कितने सचिवालय हैं? सॉरी। अच्छा, सचिवालय का हेड कौन होता है? जी सर, मुख्य सचिव। मुख्य सचिव होता है। मतलब मुख्य सचिव जो हैं, वो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, और उनके बाद प्रत्येक विभाग के लिए एक शासन सचिव होता है। सचिव से लेके नीचे चपरासी तक पूरी हायरार्की बता पाएंगे? जी सर, मुख्य सचिव, शासन सचिव, और फिर सर उनके बाद संभाग पर संभागीय आयुक्त, और फिर सर जिला स्तर पर जिलाधीश, और फिर उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी, और सर सॉरी उपखंड अधिकारी से ऊपर एडीएम आते हैं सर, फिर उपखंड अधिकारी, और सर उनके बाद तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार के बाद कानून गो, पटवारी। ये तो चलिए आपने सामान्य प्रशासन विभाग का जो क्रियान्वयन शाखा है उसकी हायरार्की बता दी। जी सर। मैं सचिवालय में जो निर्माण शाखा होती है उसकी हायरार्की पूछ रहा हूँ। सॉरी सर, मैं इसके बारे में अवेयर नहीं। अच्छा, उसकी जानकारी नहीं है आपको। चलिए कोई बात नहीं। अभी राजस्थान का मुख्य सचिव कौन है? सॉरी सर, रिकलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, इसकी भी जानकारी नहीं है आपको। चलिए, राजस्थान का लोकायुक्त कौन है? सॉरी सर। देश की सबसे अमीर महिला कौन है आज की डेट में? जी सर, रिकलेक्ट नहीं कर पा रही। अच्छा, देश की 3 सबसे पावरफुल महिलाओं के नाम बताइए। जो सर वर्तमान में है कि अभी तक वर्तमान समय में? जी सर, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती ममता बनर्जी, और एक सर किरण बेदी जी हैं। किरण बेदी। क्यों इन 3 लोगों के नाम लिए आपने, जरा बताइए मुझे। जी सर, वर्तमान में श्रीमती सोनिया गांधी जी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष हैं, अंतरिम अध्यक्ष, और जी ममता बनर्जी जी जो हैं वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, और श्रीमती किरण बेदी जी सर गोवा की राज्यपाल हैं। गोवा की राज्यपाल हैं? सॉरी सर, मैं कंफ्यूज हूँ सर, शायद केरल की हैं।
सॉरी सर, मैं कंफर्म नहीं, पुदुचेरी की कंफर्म नहीं है सर। राज्यपाल। सॉरी सर, मैं कंफर्म नहीं हूँ। सोनिया गांधी जी का आपने नाम लिया, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष है। आपने कहा कांग्रेस जिसके केवल 45-46 सांसद हैं, विपक्ष का नेता भी नहीं बना पा रहे हैं पिछले 6 साल से, वो इतनी पावरफुल लेडी लगती है आपको देश में? कांग्रेस पार्टी के नेता ही उनकी बात नहीं सुन रहे, मान रहे, विद्रोह कर रहे हैं। जी सर, प्रत्येक पार्टी में मत और विभेद होते हैं, लेकिन सर मुझे लगता है कि वर्तमान परिस्थितियों में वो एक पावरफुल महिला है। अच्छा अच्छा, वित्त मंत्री कौन है हमारे देश में? श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। वो पावरफुल नहीं है आपके हिसाब से? जी सर, और वो भी पावरफुल है। अच्छा अच्छा, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? सॉरी सर। अच्छा, रोशनी नडार का नाम सुना है आपने? सॉरी सर, मैं अवेयर नहीं हूँ। देश की सबसे अमीर महिला है जिनकी संपत्ति 54,000 करोड़ रुपए के आसपास है, वो पावरफुल नहीं है? जी सर, लेकिन मैं क्योंकि अवेयर नहीं थी तो इस वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। लास्ट एक प्रश्न का जवाब दीजिए, 2 लाइन में मुझे महिला सशक्तिकरण क्या होता है समझाइए। जी सर, महिलाओं को आत्मनिर्भर, आत्मनिर्णय लेने तथा समाज में समान भागीदारी की बात करने वाली जो विचारधारा है वो महिला सशक्तिकरण है। अच्छा अच्छा, क्या आप अपने आप को सशक्त मानती हैं? जी सर। अच्छा, आपके पास वो सारे अधिकार हैं जो अभी गिनाए आपने? जी सर, मैं आत्मनिर्भर हूँ, मैं अपने निर्णय स्वयं ले सकती हूँ। समाज में भागीदारी में सर है मेरी समाज में बराबर की भागीदारी नहीं, लेकिन 49% की कह सकती हूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू। राजेश सर। जी सुमन जी सुन पा रहे हैं? जी नमस्ते सर। नमस्ते। गणित की अध्यापिका हैं आप? जी सर। अच्छा, तो साहित्य भी पढ़ा आपने तो? जी सर, स्वयं पाठी विद्यार्थी के रूप में। चलिए, सुमन का अर्थ बताइए पहले तो। जी सर, अगर हम सुमन में सु को जो अगर हम उपसर्ग माने और सु और मन के रूप को अगर हम माने तो एक अच्छा मन, सुमन से तात्पर्य होता है। और दूसरा सर अगर हम इसे पर्यायवाची के रूप में लें तो फूल, पुष्प, इनका पर्यायवाची होता है सर सुमन। तो सुमन तो लड़की का नाम है, लेकिन फूल जेंडर वाइज देखे तो मेल जेंडर का बोध कराता है। जी जैसे प्रसून है, उसके पर्याय देखें तो ये तो पुरुष का बोध करवाते हैं। जी सर। सही है क्या ये? जी सर, पर्यायवाची शब्दों में ऐसा नहीं है कि कौन स्त्री जाति को प्रभुत्व दे रहा है या कौन पुरुष को। पर्यायवाची शब्द सर किसी भी उसके समान रूप से होते हैं, किसी भी मैं तत्व के। आपका विचार जानना चाह रहा हूँ, क्या ऐसा होना चाहिए क्या कि एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ लें तो वो पुरुष और महिला का बोध करवाते हैं? जी सर, हो सकते हैं सर। अच्छा, चलिए। ये बताइए, आपकी पसंदीदा जो कवि है या कवित्री है जी वो सर। कौन है? जी सर, मैंने तुलसीदास जी की रामचरितमानस पढ़ी है सर, तो मुझे तुलसीदास जी ज्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो महिला कवि को क्या बोलेंगे? कवियत्री कहते हैं सर। या मात्रा वर्तनी बताएंगे इसकी, कैसे लिखते हैं कवित्री? जी सर, क, जी व, जी फिर य पर छोटी ई की मात्रा, जी। त्र पर बड़ी ई की मात्रा, कवयित्री। गुड। अच्छा, तुलसीदास जी की रामचरितमानस, जी सर। कोई प्रशासक क्या सीख सकता है रामचरितमानस से? जी सर, एक प्रशासक जो है वो रामचरितमानस से समायोजन सीख सकता है सर, कि भगवान श्री राम जो युवराज थे और अगले ही दिन उन्हें वनवास हो गया, तो कैसी भी परिस्थितियां हों एक प्रशासक समायोजन के तहत
कैसी भी परिस्थितियों में समायोजन करते हुए अपना कार्य श्रेष्ठ तरीके से कर सकता है। और दूसरा सर, मुझे लगता है कि एक प्रशासक उच्च गुणों को सीख सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में ऐश्वर्य था, धन था, वैभव था, यौवन था, शक्ति थी, लेकिन फिर भी वो विनम्र बने रहे। एक प्रशासक को सारी शक्तियां प्राप्त होने पर भी विनम्र और जनता के लिए कार्य करते हुए रहना चाहिए। अच्छा, उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया अपनी प्रजा के लिए। जी सर, ऐसा वर्णन मिलता है सर। सही किया क्या? जी सर, इस पर मतभेद मैंने जो वर्तमान में देखे हैं, कुछ लेखक ये कहते हैं कि ये शायद विरूपित हो सकता है, और कुछ कहते हैं कि नहीं, वास्तव में उन्होंने त्याग किया था। तो वर्तमान परिस्थितियों में अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि ऐसे त्याग सही नहीं थे। अच्छा, चलिए बताइए, कविता किसे कहते हैं? कविता की परिभाषा क्या है? किसी लेखक के मन के उद्भावों को त्वरित जो रस के साथ व्यक्त करने वाली जो रचना है वो कविता है। अच्छा, आप कभी, आपको कोई विषय दिया जाए तो आप उस पे कविता हाथों हाथ बना सकती है क्या? जी सर, हाथों हाथ नहीं बना पाऊंगी। चलिए, कोई बात नहीं। महादेवी वर्मा के बारे में सुना आपने? जी सर। उनको, उनका उपनाम क्या है? उपनाम किस नाम से जानी जाती है वो? आधुनिक मीरा के नाम से जानी जाती है। ऐसा क्यों? जी सर, उनकी जो रचनाएं हैं वो प्रेम से सरोकार है सर। अच्छा, प्रेम से है इसलिए मीरा। जी नहीं सर, मीराबाई जो थी उन्होंने शांत भाव की भक्ति के तहत ऐसी रचनाएं लिखी थी, जिसमें प्रेम को एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रूप में उन्होंने व्यक्त किया था, और इसी प्रकार की रचनाएं महादेवी जी की भी प्राप्त होती हैं, तो इसलिए उन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। प्रेम तो नहीं है, विरह आप बोल सकते हैं उसको। जी सर, विरह कहते हैं, विरह। विरह और दुख बोल सकती हैं। जी सर, विरह। गुड। चलिए ये बताइए, भारत की कुछ महिला वैज्ञानिकों के नाम बता पाएंगे आप? जी सर, टेसी थॉमस, श्रीमती टेसी थॉमस मिसाइल वुमेन के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, ये प्रश्न मैंने आपसे पिछले मॉक में किया था क्या? जी नहीं सर। अच्छा, टेसी थॉमस के अलावा बताइए। जी सर, श्रीमती कल्पना चावला, और हमारे भारतीय मूल की सर सुनीता विलियम्स। अच्छा, चलिए मैं एक लाइन बोलता हूँ, आप उसका संदर्भ मुझे बताना। आपने गणित भी पढ़ा है, साहित्य भी पढ़ा है। लाइन है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। इसका संदर्भ बताइए मुझे। 3 बेर खाती है सर, इसमें यमक अलंकार है। संदर्भ पूछ रहा हूँ। सॉरी सर, एक जो लेखक हैं उन्होंने ये उस समय लिखी थी सर, लेखक का नाम मुझे याद नहीं है। अब शिवाजी महाराज के ऊपर ये कविता लिखी गई है, जिसमें जो मुगल स्त्रियां हैं उनके बारे में बताया गया है कि जो महिलाएं पहले दिन में 3 बार खाती थी खाना, वो अब 3 बेर एक फल होता है उसको खा के अपना काम चला रही। अच्छा, इसके आगे और कुछ लिखा उन्होंने? सर एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि इसके तुरंत बाद की क्या लाइन है, लेकिन सर एक और लाइन है, विजन डुलाती थी जो विजन डुलाती हैं। और इस लाइन का क्या अर्थ है, विजन डुलाती थी? सर पहले विजन का मुझे एग्जैक्ट अर्थ याद नहीं आ रहा, लेकिन दूसरे विजन का अर्थ जंगल में घूमना ऐसा। अच्छा, विजन का मतलब पंखा हो सकता है क्या? जी सर, जो पहले पंखा डुलाती थी वो अब वर्तमान में जंगल में घूम रही है। चलिए, ये बताइए, अभी एक बहु विवाह का विरोध हो रहा है और उसके लिए याचिका लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में कि इसको गैर कानूनी घोषित करवाया जाए, बहु विवाह। जी सर। तो ऐसा क्यों? बहु विवाह कुछ धर्मों में मान्य है और कुछ में नहीं है, क्या मानती हैं आप इसके बारे? जी सर, मेरा मानना है कि बहु विवाह गलत है सर। इसमें जो एक व्यक्ति है उसके मानवाधिकारों का हनन होता है। जैसे जो महिला है
क्योंकि ये एक ही मतलब पुरुष व्यक्ति को ही प्राप्त है सर। जी और ऐसी स्थिति में वो जो है जो महिला हैं उनको प्रताड़ित करने के लिए भी बहुविवाह की प्रथा चलन में लाई जा सकती है। कभी कभी सर बहुविवाह उस परिस्थितियों में भी होता है जैसे कि महिला अगर बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है तो ऐसी स्थिति में भी बहुविवाह कर लेते हैं। तो सर मुझे लगता है कि वर्तमान परिस्थितियों में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए ये एक गलत प्रथा है और इसका सर त्याग होना चाहिए। अच्छा। ये बताइए, आप शिक्षक हैं, अंतिम प्रश्न मेरा। जी सर। कोरोना काल के बाद जी सर। शिक्षा में आप क्या परिवर्तन देखती, शिक्षा के क्षेत्र में? जी सर, सबसे बड़ा परिवर्तन तो ई एजुकेशन का मिलेगा सर। ऐसे विद्यार्थी ऐसे परिवेश से आने वाले जो ई एजुकेशन का खर्चा उठा सकते हैं वो ई एजुकेशन की तरफ झुकेंगे। लेकिन जो ऑफलाइन शिक्षा है वो भी सर जारी रहेगी क्योंकि ऐसे भी हैं जो नहीं उठा सकते। दूसरा सर, नए नए नवाचार हमें और देखने को मिलेंगे क्योंकि इसमें कोरोना काल में तकनीक का बहुत विकास हुआ है सर। तो नए नए नवाचार भी देखने को हमें मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद जी। ललित थैंक यू सर। जी सुमन जी, क्या डेट है इंटरव्यू की? नमस्ते सर, 17 दिसंबर है सर। 17 दिसंबर, ओके। आप धौलपुर हो? जी सर। अच्छा। पिछली बार मैंने आपको धौलपुर का क्षेत्रफल पूछा था क्या? जी सर। कितना है? 3034 वर्ग किलोमीटर। ये भी पूछा था कि धौलपुर सबसे छोटा कब बना? जी सर। अच्छा, तो अभी कुछ राजस्थान करंट में पूछ रहा हूँ आपसे। जी ये सर, सॉरी सर, ये आपसे नहीं पूछा था लेकिन सर मुझे इसका आंसर मिल नहीं पाया कि सबसे छोटा कब बना। चलो मैं बता दूंगा आपको। अभी आप ये बताइए कि मोक्ष कलश योजना 2020 क्या है? जी सर, सॉरी सर मैं सुन नहीं पाया। मोक्ष कलश योजना। सॉरी सर मैं अभी नहीं। ओके। अच्छा, ये सूरजगढ़ थर्मल पावर में एक नई यूनिट शुरू हुई है, उसके बाद अभी उसका कितना प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ? सॉरी। बहुत करंट की बात है, कल परसों की बात है। एक हुनर हाट का भी चर्चा में राजस्थान में, हुनर हाट। ये सर हुनर हाट जो सॉरी सर मैं एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं कर पा रही हूँ। सॉरी सर, वर्डिंग नहीं आ पा रही है। अच्छा, चलिए ये बताएं कि जो सर हस्तशिल्प, सॉरी सर, हस्तशिल्प से संबंधित जो कलाकृतियां बनाई जाती हैं ऐसी कलाकृतियों को सही पेमेंट मिले, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, उसके लिए सर राइट। हुनर हाट प्रारंभ अच्छा किया बताएं गया कि ये कौन आयोजित करता है इसको? सॉरी सर। अच्छा। अच्छा, ये एक मास्क इंस्टॉलेशन आर्ट का भी एक मास्क इंस्टॉलेशन आर्ट सॉरी सर। नहीं पढ़ा आपने? अच्छा। अच्छा बताएं, परिवहन मंत्री कौन है अभी राजस्थान के? सॉरी सर। अच्छा। अच्छा, एक राजस्थान परिवहन विभाग और एसबीआई में एक ओएमयू हुआ है अभी, सॉरी एमओयू हुआ है, वो क्या है? पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा। अच्छा। बूंदी चित्रकला शैली के बारे में बता पाएंगे? ये सर बूंदी हाँ। नहीं सर, किशनगढ़ तब भी बता सकते। कौन सी चित्रकला शैली आपने पढ़ी हुई? किशनगढ़ सर। किशनगढ़ शैली, बताइए इसके बारे में। जी सर, किशनगढ़ चित्रकला शैली में बनी ठनी चित्र सबसे ज्यादा फेमस है, जो एक महिला का चित्र है जिसे मोनालिसा का दर्जा दिया गया है। ये महिला की जो आकृति है वो इस प्रकार बनाई गई है कि उसे किसी भी तरफ से देखने पर वो मुस्कुराती हुई महसूस होती है। और ये जो चित्र बनाया गया वो नागरी दास के द्वारा बनाया गया है। बूंदी चित्रकला शैली में गुलाबी रंगों का प्रयोग किया जाता है। ओके, गुड। सॉरी बूंदी नहीं, सॉरी किशनगढ़। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर अभी राजस्थान में कहाँ हो रहा है? सॉरी हाइड्रोपोनिक, अच्छा बताएं हाइड्रोपोनिक होता क्या है? जानकारी नहीं है। अच्छा।
अभी जयपुर पुलिस एक कोरोना से सुरक्षा के लिए अभियान चला रही है। जी सर, अभियान जिसमें उन्होंने हाथी, घोड़े, ऊंट इनके माध्यम से जयपुर शहर की जनता को जागरूक करने का प्रयास किया है सर। ओके ओके, अच्छा। एक ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट जारी हुई है अभी, जी सर। डूइंग बिजनेस। जी सर। इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है? सॉरी सर। ओके, अच्छा। अभी जयपुर में एक मेट्रो, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन, मेट्रो रेलवे का उद्घाटन हुआ है। जी सर। बताइए कहाँ से कहाँ तक है? चांदपुर से बड़ी चौपड़ है सर। कितना किलोमीटर? जी सर, 9.1 किलोमीटर है। ना वो तो श्योर नहीं सर, सॉरी सर, श्योर नहीं। ओके। चलिए, मेरा अंतिम प्रश्न है कि अभी राजस्थान की एक नदी में क्रूज चलाया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, शिपिंग मंत्रालय द्वारा क्रूज। पढ़ा है आप? जी बताएं। जी सर, पढ़ा जरूर था सर, पर पता नहीं। भूल गए? चलिए ठीक। जी राजेश सर। जी सर, एक मेरा प्रश्न, सॉरी सर, एक प्रश्न है हाँ मेरा। हाँ। जी सर, मैं रोजाना करंट पढ़ रही हूँ, रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ, लेकिन जो आपने पूछा है मुझे पता नहीं कहाँ से पूछा सर। नहीं, वही आप तो पढ़ते हो ना करंट। और मैं एक मिनट आप होल्ड करना है ना, सुमन जी होल्ड करना। जी सर। जी राजेश सर। जी सर। हाँ, आप विश्लेषण करें सर। जी सुमन जी, जी सर। काफी प्रश्नों के उत्तर आपके ठीक थे, लेकिन अभी आपको जानकारियां बढ़ाने की आवश्यकता है, चाहे विषयगत हो, चाहे करंट हो, बायोडेटा से रिलेटेड। बाकी पिछले मॉक से अच्छा है आपका इस बार। थोड़ा आत्मविश्वास लाएं अपने चेहरे पे, आप बिल्कुल, एनर्जी लेवल आपका बहुत कम है, इसको बढ़ाएं। ठीक है, तो सुधार की अपेक्षा है थोड़ी और। सुधार तो जितना करें उतना ही अच्छा है। कब है आपका मॉक? 17 को है सर, 17 दिसंबर को। ठीक है, अभी 10 दिन है आपके पास और सुधार कर सकती हैं आप इसमें। और करंट का आप जैसे पूछ रही थी, तो नेशनल लेवल के जो न्यूज़पेपर्स आते हैं, दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, 2-3 अखबार आप पढ़ें। ठीक है, जैसे एक अखबार आप कौन सा पढ़ रहे हैं अभी? राजस्थान पत्र को। एक भास्कर पढ़ लें, एक और दैनिक जागरण पढ़ लें। 3 अखबार आप अगर पढ़ लेती हैं तो आपका काफी अच्छा हो जाएगा। और एक ही जो मुद्दा है उसको अलग अलग एंगल से मिलता है, हर न्यूज़पेपर में कुछ अलग मिलेगा आपको। ठीक है, इससे आपकी क्या अपनी एक सोच विकसित करने का आपको उसमें मौका मिलेगा, अगर आप कुछ नया पढ़ती है न्यूज़पेपर में। ठीक है, और ये आपको हेल्प करेगा इंटरव्यू, मेन इंटरव्यू। एक ठीक है। और सर क्वेश्चन है, मैं कितने महीने पहले तक की पढ़ूं सर? अभी क्या था, मैं मैटरनिटी लीव पे थी, तो मैं काफी टाइम से अखबारों के टच में नहीं थी सर। तो अभी देखिए, जैसे ये जो करंट अफेयर्स की बुक्स वगैरह आती है, जी सर। जैसे प्रतियुक्त दर्पण आती है, अर्धवार्षिकांक आता है इसका, जी सर। और वो अवेलेबल होता है। अर्धवार्षिकांक तो वो ले लीजिए, एक बुक बहुत है। उसमें भी आप
जो जिनसे क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं इंटरव्यू में, उनको हाईलाइट करके एक बार इंटरव्यू से पहले एक बार देख के चले जाएं। ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है कि उस बुक को रटने ही बैठ जाएं आप। एक बार मुख्य मुख्य मुद्दे हैं जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, उनको आप तैयार कर लें। बाकी 6 महीने का बहुत है, 6 महीने से ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। जी जी, ललित। सुमन जी, अतुल सर का फीडबैक आ गया है, उन्होंने बहुत अच्छा बताया। बस उनके जो पोर्शन है जिसमें जी सर। इश्यूज, एथिक्स और पॉलिटी, इनको आप और तैयार करें। और आज जो राजस्थान करंट के लेवल पर आपको थोड़ा कम लगा है, अभी आपका टाइम है, और इसमें इस राजस्थान करंट को कम से कम सर ने जैसा बताया 5-6 महीने का तैयार कर लीजिए। मुख्य घटनाएं, पूरे बहुत डिटेल डीप में नहीं, मुख्य मुख्य घटनाएं कर लेंगे तो ये तैयार हो जाएगा। बाकी ओवरऑल अच्छा है आपका। जी सर, सबसे पहले हाँ, व्यक्तित्व पार्ट में जी सही है, लैंग्वेज, भाषा शैली, शब्द चयन अच्छा है, बॉडी लैंग्वेज है। बस आपका जो नॉलेज पार्ट है उसमें कुछ इम्प्रूव कर लीजिए, अच्छा हो जाएगा आपका। ठीक है। जी सर, मेरी तरफ से एक बात सर, मैं कृष्णा अकेडमी और पूरी टीम का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि थैंक यू। हम जैसे जो दूर दराज के लोग हैं उनके लिए अपने साथ काम किया। ना अच्छा है। थैंक यू सर। जी, थैंक यू, थैंक यू। काम है सुमन जी। थैंक यू। अच्छा जी, राजेश सर, जी सर। कल मिलते हैं सर। ठीक है सर।